सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया था शायद। तो चलिए आज हम लोग का एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखिए अब ध्यान देंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोला जाता है ना? क्या होगा कंसंट्रेशन बोर्ड पे? हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि उसका नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किस पे डिपेंड करती है बताइए? नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसी टाइप की प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है बट सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ना भाई? जैसे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए हमारे पास में ये एक सॉल्वेंट है भाई, और ये सॉल्वेंट क्या है भाई? वाटर है। ठीक है, अब आपने यहां में क्या मिला दिया? 1 मोल यूरिया मिला दिया। ठीक है, और यहां में भी हम लोग क्या कर दिए भाई? ध्यान दीजिएगा, यहां में हमारा सॉल्वेंट क्या है? पानी है, और आप इसमें 1 मोल ग्लूकोज मिला दिए। ठीक है, अगर बताइए 1 मोल ग्लूकोज मिला देंगे तो 1 मोल में कितना सारा पार्टिकल होता है? 1 मोल में एन पार्टिकल होगा, अगर आपको याद हो तो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 मोल क्या 6.022 इंटू 10⁻23, इसका मतलब यही होता है। इतने सारे पार्टिकल का नाम 1 मोल है ना? तो अगर मैं बोलूं हमारे पास में एक वाटर है और वाटर में आपने क्या मिला दिया बताइए? 1 मोल यूरिया मिला दिया, और यहां में देखिए आपने क्या भी मिला दिया? 1 मोल ग्लूकोज मिला दिया। अगर आप 1 मोल यूरिया मिलाएंगे तो बताइए सोल्यूशन में कितने पार्टिकल रहेंगे सॉल्यूट के? क्या 6.022 इंटू 10⁻23, इतने तो पार्टिकल रहेंगे। किसका बताइए? यूरिया का। अगर आपने 1 मोल ग्लूकोज मिलाया तो ग्लूकोज के कितने पार्टिकल है सोल्यूशन में बताइए? 6.022 इंटू 10⁻23, इतना पार्टिकल रहेगा किसका? ग्लूकोज का। तो बताइए अगर दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सिमिलर ही होंगी। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसका नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसका मास पे डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या मिला रहे हैं, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सिर्फ नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। मतलब अगर इसके दोनों के पार्टिकल बराबर है तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी भाई? बराबर होंगी। दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से बोलूं, मान लीजिए सब कोई जानता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए ये जो यूरिया है और ये जो ग्लूकोज है वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? क्या इनका वेपर बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। और जिनका वेपर नहीं बनता है उसको क्या बोला जाता है? नॉन वोलेटाइल। क्या बोला जाता है? नॉन वोलेटाइल। तो आपने नॉन वोलेटाइल मिला दिया भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लो इसका इसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये मान लो वाटर है और आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो मान लो सोल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रही है, क्या कितनी भाई? सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। वाटर का तो फिक्स है ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और आपने 1 मोल यूरिया मिलाया तो सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गई। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो इस केस में भी बॉइलिंग पॉइंट कितना ही इंक्रीज करेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही इंक्रीज करेगा। उससे बॉइलिंग पॉइंट से मतलब ग्लूकोज और यूरिया मतलब देखो दोनों का पार्टिकल बराबर है ना? अगर दोनों का पार्टिकल बराबर है तो दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बराबर होती है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती है: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा होता है थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थोड़ा सा ध्यान देंगे, और जो फोर्थ होता है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम होता है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये वाटर है और ये भी वाटर है और इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल है सेम, तो इसकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेम होंगी, इसका इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी आएगी, जो यूरिया का प्रॉपर्टीज आएगा, वो सिमिलर होगा किसका, ग्लूकोज का। अगर आप यहाँ में वाटर लेंगे और 1 मोल सुक्रोज भी ले लेंगे ना भाई, तो 1 मोल सुक्रोज में पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 ही रहेगा। तो ये तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर ही होंगी, मतलब इसकी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तीनों केस में क्या ही होगी, सिमिलर ही होगी। क्लियर है ना भाई। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मान लो हमने इसको 2 मोल ले लिया, क्या ले लिया भाई, 2 मोल, तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी जाएगी उसका डबल प्रॉपर्टी इसका आने लगेगा। मतलब इन दोनों का जो वेपर प्रेशर आएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा, उससे इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डबल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डबल है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डबल है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डबल हो जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। तो आपने क्या समझा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, कि सॉल्यूट का नंबर कितना है। अगर तीनों केस में सॉल्यूट के नंबर सेम होंगे तो इन चारों प्रॉपर्टी तीनों केस में सिमिलर होगा। क्या तीनों का मास अलग अलग होगा ना भाई, ग्लूकोज का मोलर मास अलग है, समझ पा रहे हैं क्या। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसका नेचर उसका मास पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसी टाइप की प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। तो पहले लिखेंगे the properties of solution that depend the properties of solution that depend only upon number of solute particle, only upon number of solute particle, but not on their nature, are called colligative properties। समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट में लिख लेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी प्रकार की होती है भाई, 4 प्रकार की होती है। तो लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहला का नाम होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको शॉर्ट में RLVP लिखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा लिखेंगे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ जो होगा वो होगा ऑस्मोस। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा आपको जब इसके वेपर प्रेशर जब पढ़ाया जा रहा था तो एक टर्म बताया गया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जिनका वेपर नहीं बनता है। अगर हमारे पास में मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है और उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो बताइए सॉल्यूशन का वेपर पहले से कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा ना भाई। जैसे मान लीजिए हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारे पास में क्या है भाई, प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए ये क्या है, वाटर है, ठीक है। और वाटर को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, जैसे मान लो ये यहाँ में वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे ए मॉलिक्यूल है, वाटर के बहुत सारे यहाँ पे क्या है भाई, मॉलिक्यूल है, और ये सारे मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, इवोपोरेट हो जाते हैं। बताइए कौन सा मॉलिक्यूल इवोपोरेट होता है, और भाई वो मॉलिक्यूल इवोपोरेट होता है वो सरफेस पे होता है या बल्क में होता है, सरफेस में होता है। जो मॉलिक्यूल सरफेस में होते हैं उसकी 2 कंडीशन होती है, क्या, कि उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और उस पे जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बाकी मॉलिक्यूल से कम होता है। क्या इस पे केवल इनवर्ड ही फोर्स काम करेगा और एनर्जी है मैक्सिमम, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से एस्केप हो जाते हैं, इन्हीं का वेपर बनता है। क्लियर है ना। अच्छा अब देखिए ये हमारे क्या है भाई, प्योर सॉल्वेंट है। अब आपने इसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल जब भी हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट का तो बी से लिखा जाएगा और सॉल्वेंट को ए से लिखा जाएगा। अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो यहाँ में ए भी होगा बी भी होगा, ए भी और बी भी। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, मान लो यहाँ में प्योर सॉल्वेंट था तो यहाँ में कुछ ना कुछ यहाँ में उसका वेपर बन रहा था। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। और जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो सोल्यूशन बन गया,
और सोल्यूशन में वेपर क्या होगा बताइए, ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? कम बनेगा। सोल्यूशन में जो वेपर बनेंगे वो कम बनेंगे। ये क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट भी है और साथ ही साथ में क्या है बताइए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर तो नहीं बनेगा, तो जो वेपर बनेगा वो किसका बनेगा बताइए, प्योर सॉल्वेंट का ही बनेगा। भाई देखो, जो ए मॉलिक्यूल है वो तो इवोपोरेट होके वेपर बनाएगा, लेकिन जो बी मॉलिक्यूल है वो वेपर नहीं बनाएगा। तो मान लीजिए पहले यहाँ में ए था तो वो तो वेपर बना ले रहा था ना। अब क्या ए का जो जगह है वो क्या वो बी ऑक्युपाई कर लिया कि नहीं कर लिया? भाई ए था तो वेपर बना रहा था, लेकिन क्या ए का जगह में बी आ गया, और बी तो नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर नहीं बनेगा। पहले यहाँ में देखो सब ए मॉलिक्यूल थे कि नहीं थे? क्या अब यहाँ में ए भी होंगे और बी भी होंगे? अब बी तो खुद वेपर नहीं बनाएगा, और जो मॉलिक्यूल वेपर बना रहा था उसका जगह भी ऑक्युपाई कर लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो क्या यहाँ में जो वेपर बन रहा था, मान लीजिए यहाँ में वेपर बना 100, तो क्या यहाँ में वेपर 100 बनेगा या कम बनेगा? कम बनेगा। क्या यहाँ में वेपर क्या होगा भाई, कम बनेगा। मान लो 80 बना, तो जितना वेपर पहले से कम हो जाता है उसी को बोला जाता है नॉन, सॉरी, पहले मान लो प्योर सॉल्वेंट का वेपर बना और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया, जितना वेपर प्रेशर पहले से कम होता है उसी का नाम होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या नाम होता है भाई? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले कितना वेपर प्रेशर था और नॉन वोलेटाइल को डालने के बाद कितना वेपर हुआ, तो पहले से वो कम ही होगा, और जितना कम हो जाता है उसका क्या नाम होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे मान लो ध्यान से देखेंगे, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ भाई? क्या 100 माइनस 80, 20 ही तो हुआ ना भाई। और देखिए इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है इसको? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अच्छा बताइए, शुरुआत में हमारा वेपर प्रेशर कितना था? 100। कितना था भाई? 100। और जब इनका रेशियो ले लिया जाएगा तो इसको बोला जाता है, ये पूरा टर्म को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई जब भी एक टर्म होता है रिलेटिव, मतलब एक का रिलेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। मतलब ये क्या है बताओ, 100 माइनस 80 क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? भाई 100 क्या है? 100 किसका वेपर है? प्योर सॉल्वेंट का ही तो है ना। और पहले ये सॉल्यूशन का वेपर कितना है? 80, तो पहले से कितना कम हो गया? 20। पहले 100 था, बाद में 80 हो गया, तो 20 कम हो गया। तो मैं लिख सकता हूं, ये ऊपर वाला टर्म को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और नीचे को क्या बोला जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो कोई बोलेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं रेशियो ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? रिलेटिव का मतलब रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है भाई? हमारे पास 100 था, 100 से रिलेट करना है कि शुरुआत में 100 था, बाद में 80 हो गया, तो कितना कम हो गया? 20। किसके रिस्पेक्ट में 20 कम हो गया? ओरिजिनल का 100 के रिस्पेक्ट में कम हो गया। तो इसी रेशियो को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको थोड़ा हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। बोलो क्लियर है ना भाई? तो पहला हमारा जो टॉपिक शुरू हो रही है उसका क्या नाम है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा आप मुझे बताइए, यहाँ में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर ज्यादा बन रहा था, सॉल्यूशन का वेपर। अच्छा बताइए, अगर मान लो प्योर सॉल्वेंट का वेपर ज्यादा बन रहा था और सॉल्यूशन का वेपर कम बन रहा था, और बताइए जिसका वेपर कम बनता है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है कम होता है? अगर मैं बोलूं प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में किसमें अट्रैक्शन ज्यादा? चैप्टर खत्म होने वाला, लेकिन आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। भाई इसका वेपर ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन कम है, और इसका वेपर कम बन रहा है, इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। क्लियर है क्या? इसका अट्रैक्शन कम, इसका अट्रैक्शन ज्यादा। अगर इसका अट्रैक्शन ज्यादा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी, मैं बोल सकता हूं कि प्योर सॉल्वेंट कम टेम्परेचर में बॉयल होगा, लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा कम होगा? अरे भाई
जैसे अगर प्योर सॉल्वेंट, ध्यान से सुनेंगे, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट जल्दी जल्दी वेपर बना रहा है, लेकिन तुमने उसमें यूरिया डाल दिया तो ये सोल्यूशन बना, लेकिन ये सोल्यूशन का वेपर उतना नहीं बन रहा है जितना प्योर सॉल्वेंट का बन रहा था। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अगर इसका वेपर कम बन रहा है इसका मतलब उसमें एट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि सोल्यूशन का एट्रैक्शन ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का एट्रैक्शन कम है? अगर सोल्यूशन का एट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या इसको बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए? मैं बोल सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या ये बात सही है क्या? क्या ये प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सोल्यूशन का। तो दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहने का ये मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, और जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देंगे तो सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाता है, और जितना बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाता है उसी का नाम क्या है? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि अगर मैं बात करूं भाई, वाटर ले लीजिए, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है कि नहीं होता है? होता है। अब तुमने उसमें ग्लूकोज मिला लो, यूरिया मिला लो, फिर सोल्यूशन बनाओ, फिर आप देखेंगे कि वो सोल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल नहीं होगा, 100 से ज्यादा डिग्री टेम्परेचर में होगा। जैसे कि मान लीजिए 102 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट पहले से जितना बढ़ता है उसी का क्या नाम होता है? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन है, तो देखा जाएगा ना कि ये सोल्यूशन, मान लो ये सोल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो रहा है। क्लियर है ना? मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन में इसको फ्रीज किया जा रहा है प्योर वाटर को। लेकिन जब आप क्या करेंगे, देखिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो देखेंगे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर में होगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है, और जितना फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है उसी का नाम क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना भाई? लेकिन 100% ये बात जरूर है कि सोल्यूशन में एट्रैक्शन होगा ज्यादा और प्योर सॉल्वेंट में एट्रैक्शन कम। ठीक है, आइए यहां ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले हम लोग थोड़ा 1-2 लाइन लिखते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करा जाएगा। तो लिखिए भाई, तो लिखेंगे व्हेन a non-volatile solute, when a non-volatile solute, when a non-volatile solute is dissolved in solvent, is dissolved in solvent, और देखिए जनरली सॉल्वेंट कुछ भी नहीं दिया तो आप क्या मान लेंगे? पानी। क्या मान लेंगे? वाटर। तो लिखिए when non-volatile solute is dissolved in a solvent, then vapor pressure of solution decreases, then vapor pressure of solution decreases, pressure of solution decreases and become less than, and become less than, and become less than that of solvent। कम हो जाता है भाई, सॉल्वेंट से भी कम हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो किससे भी कम हो जाता है? सॉल्वेंट से भी कम हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा समझना है भाई। देखिए एक हमारे पास में सॉल्वेंट है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट को हमने बी नाम दिया। और यहां में क्या है भाई? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या है भाई? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और इसका नाम है बी। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का नाम क्या होगा? बी। और सॉल्वेंट का नाम क्या है? ए। ये सोल्यूट है भाई, यूरिया है, ग्लूकोज है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अब ये देखो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है तो कुछ ना कुछ उसका वेपर बनेगा। जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को इसका अंदर में मिला देंगे तो क्या हमारा सोल्यूशन बनने वाला है कि नहीं है? तो देखिए अब हमारा क्या बनेगा भाई? सोल्यूशन। ये हमारा बनेगा सोल्यूशन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताइए, सोल्यूशन है तो इसका भी कुछ वेपर यहाँ में बनेगा, है ना? अच्छा बताइए, ये प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर बनेगा क्या उसको मैं लिख सकता हूं? PaNO। PaNO इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है ना भाई? अच्छा बताओ, बी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, क्या उसका वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो बताइए थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या ये जो सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या मान लिया गया भाई? इसका वेपर प्रेशर को क्या मान लिया गया? PS। तो हम थोड़ा सा बताइए, क्या जो PS की वैल्यू है, क्या ये हमें जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बनेगा, क्या ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ओनली फ्रॉम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट? अरे भाई, जो सोल्यूशन में जो वेपर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका वजह से?
प्योर सॉल्वेंट का वजह से ही तो बनेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसका तो वेपर नहीं ना बनेगा यहाँ पे भाई। तो सोल्यूशन में जो वेपर बनेगा वो किसका वजह से ही बनेगा, प्योर सॉल्वेंट का वजह से ही बनेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हम लोग रॉल्स लॉ तो पढ़ ही चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तो बताइए क्या, लेकिन इसमें क्या भी है बताइए, ए भी है और बी भी है, मतलब सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो क्या यहाँ में जो हम लोग यहाँ में डिफाइन करते थे पीए और पीबी, पीए मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, और पीबी क्या होता था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? और पीबी की वैल्यू यहाँ में क्या हो जाएगी बताइए? अरे भाई बी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो यहाँ में बी का तो वेपर बनेगा ही नहीं ना भाई। तो क्या जो मैं लिख सकता हूं कि पीएस की वैल्यू पीए की बराबर होगी? तो नहीं समझा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो भाई, क्या पीएस की वैल्यू बताइए, क्या पीए प्लस पीबी होगी? होगा कि नहीं होगा? और क्या यहां में मैं बोल सकता हूं कि पीवी की वैल्यू 0 होगी? अरे भाई काहे 0 होगा, क्योंकि बी इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलेटाइल है मतलब उसका वेपर बनेगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं क्या? नॉन वोलेटाइल का वेपर नहीं बनता है। तो बताइए क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि पीएस की वैल्यू पीए के बराबर होगी? क्या ऐसा लिखा जा सकता है, पीएस की वैल्यू पीए की बराबर होगी? क्या लास्ट से दिखाई दे रहा है क्या यहां तक? अच्छा आप देखिए, इसके बाद मैं यहां में लिख देता हूं पीएस की वैल्यू पीए की बराबर होगी, ठीक है? पीएस की वैल्यू पीए के बराबर होगी, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या पीए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स ए पीए नॉट, लिख सकते हैं क्या पीएस को? सॉरी, पीए को लिखा जा सकता है क्या एक्स ए पीए नॉट? क्या समझ पा रहे हैं क्या? और आप लोग ये भी जानते होंगे, बताइए एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? तो क्या एक्स ए को आप लिख सकते हैं क्या 1 माइनस एक्स बी, लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी? चलो लिखते हैं यहां में, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, पीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ए का जगह में क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स बी इंटू पी ए नॉट, और बताइए पीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए नॉट माइनस एक्स बी टाइम्स पी ए नॉट। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? और देखिए ये माइनस को इधर लाओ, ये इसको इधर लाओ, बोलो क्लियर है ना भाई? और जब इसको इधर लाएंगे तो मैं लिख सकता हूं क्या, एक्स बी इंटू पी ए नॉट इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस। बताइए पी ए नॉट क्या है, जल्दी से बताइए पी ए नॉट क्या है? पी ए नॉट क्या है बताइए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। बताओ कौन ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और ये कम होगा, तो क्या इसका जो माइनस होता है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इसका एक नाम था, क्या नाम था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या मैं इसके आपको शुरुआत में यहां में बताया था क्या कि इसका वेपर प्रेशर 100 है और सोल्यूशन का वेपर कम होगा, और जितना कम होता है उसको क्या बोला जाता था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इसको क्या भी लिख सकते हैं भाई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने बोला था कि वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल पे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो बताओ एक्स बी को क्या लिखा जा सकता है, पी ए नॉट, अभी कॉपी नहीं करेंगे, माइनस पी एस डिवाइडेड बाई क्या लिखा जा सकता है, पी ए नॉट। और ये पूरा टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ए नॉट माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसको बोला जाता है रिलेटिव, क्या बोला जाता है भाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बताइए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो गया। लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी भाई देखिए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल। समझ पा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना, अब सॉल्यूट के पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? या तो हमारा मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या तो हमारा आयंस हो सकता है, या तो हमारा मोल हो सकता है। तो थोड़ा सा यहां में देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल। और कौन कौन सा पार्टिकल पे डिपेंड करती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ मोल, उसके बाद मोल फ्रैक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसको भी थोड़ा कॉपी कर लेना था। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं ये जो क्या लिखा आया हूं। मैंने बोला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। किस किस के पार्टिकल पे डिपेंड करती है? या तो पार्टिकल में हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है, या पार्टिकल में हमारा आयंस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जब हम लोग बात करेंगे ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक कंटेनर लिया भाई, वाटर लिया, वाटर जल लिया गया है, और यहां में 1 मोल यूरिया डाल दिया गया। कितना? 1 मोल यूरिया। और आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहां में वाटर लिया गया है और यहां में 1 मोल NaCl डाला गया है, ठीक है। अच्छा 1 मोल यूरिया डाला गया है, यहां में 1 मोल NaCl डाला गया है। अब थोड़ा सा बताना है इसकी प्रॉपर्टीज, मान लो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी x है, इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होगी? जल्दी से बताइए, इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर x है तो इसका कितना होगा? क्या तुम लोग श्योर है x होगा? क्या तुम लोग मालूम है कि यूरिया को डालने से पानी में डिसोसिएट होता है क्या? नहीं होता है। मतलब 1 मोल यूरिया डालेंगे तो बताओ इसमें क्या होगा? यूरिया ही होगा। और उसके कितने पार्टिकल होंगे? क्या उसको शॉर्ट में Na लिखा जा सकता है क्या? Na पार्टिकल होगा। लेकिन जब तुम 1 मोल NaCl को डालेगा तो सोल्यूशन में 2 पार्टिकल हो जाएगा, क्योंकि NaCl को पानी में डालते हैं वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। तो बताओ सोल्यूशन में कितने पार्टिकल दिखाई देंगे? 2। तो इसका पार्टिकल हो गया डबल, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हो जाएगी डबल। तो जब हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर्स ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आयंस का पार्टिकल उतना ही ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? अगर हमारा मोल होगा, मान लो इसके 1 मोल, इसके 2 मोल, किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा? 2 मोल वाला का, क्योंकि 2 मोल मतलब डबल पार्टिकल होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? या हम लोग इस पे मोल भी नहीं दिया है तो मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अरे भाई जिसका मोल ज्यादा होगा उसी का ना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चेहरा देख के तो मुझे नहीं लग रहा है। क्या आपको समझ में आ रही है? देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। वो पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, नंबर ऑफ आयन हो सकता है, नंबर ऑफ मोल हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है। क्लियर है क्या? अब बताइए, क्या मैं जो बोल रहा था कि यहां से हमारी जो फॉर्मूला आई, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं? क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है? है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है? मोल फ्रैक्शन। किसके मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, इससे ये कंफर्म हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि उसका नेचर पे। समझ पा रहे हैं ना? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या तो मोल का डायरेक्टली हो सकता है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर सकता है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर सकता है, मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर सकता है, या तो आयंस पे। थोड़ा वो समझ में आया होगा? हाँ ना, बोल दीजिए। क्या ये सब कॉपी करना होगा लेकिन आप लोगों को नोट डाल के कहीं, है ना? क्या बाद में कब कॉपी करेंगे? पहले इसको कॉपी करेंगे, पहले इसको करेंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए। इसको बाद में कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप जैसे XB की वैल्यू क्या आई थी बताइए? PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PA0 ही तो आया है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस रिलेटिव lowering in vapor pressure is defined as ratio of lowering in vapor pressure to vapor pressure of pure solvent। बोल सकते हैं ना भाई? देखिए ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या आप समझ पा रहे होंगे, है ना? ये क्या है बताइए?
ऊपर वाला क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और दोनों का रेशियो को क्या बोला जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखिए बेसिकली आप 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन मेन मकसद आपका क्या ही रहेगा, एक ही रहेगा कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग मिला रहे हैं उसका मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, है ना। जैसे आपने क्या किया था भाई, देखिए इस केस में आपने एक सॉल्वेंट लिया था और यहाँ में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया था, है ना। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसी हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको यही करना है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए मैं नेक्स्ट में लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विथ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का इस्तेमाल करके और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना। तो देखिए भाई आप लोग क्या पढ़े थे बताइए, क्या आपने ये पढ़ा था कि आप पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट की वैल्यू क्या है बताइए, एक्स बी क्या है, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा बताइए अगर मान लो हमारे पास में एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बनाया गया है, तो सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ मोल होगा और सॉल्यूट का भी कुछ ना कुछ मोल होगा। अगर सॉल्वेंट का मोल Na है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए भाई, इसको बाद में मैं मिटा दूंगा। देखिए एक A है और ये B है और दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बनाया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं A सॉल्वेंट है B सॉल्यूट है। मान लो सॉल्वेंट का मोल है Na और सॉल्यूट का मोल है Nb, होगा कि नहीं होगा। अगर आप मिला रहे हैं भाई, जैसे आप थोड़ा सा यहाँ में ध्यान देते रहेंगे, जैसे आपने यहाँ में पानी लिया तो पानी है तो कुछ ना कुछ वाटर का तो मोल हो सकता है ना भाई। वाटर कितना लिया है, वाटर का मोलिकुलर मास से मोल निकाला जा सकता है, और ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उससे भी मोल निकाल सकते हैं। मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास, मोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकता है। तो मान लीजिए इसका कुछ मोल Na है और इसका मोल है Nb, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाए बताइए। क्या ये आप लोग पढ़ चुके हैं क्या, मोल फ्रैक्शन बताइए। मोल फ्रैक्शन ऑफ XB क्या लिखा जा सकता है, XB का मोल फ्रैक्शन जल्दी से बताइए। क्या पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, बताइए क्या लिखा जा सकता है, NB डिवाइड बाई Na प्लस NB लिखा जा सकता है ऐसा। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो ऐसा लिखा जा सकता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसा लिखा जाएगा बताइए, Na डिवाइड बाई Na प्लस NB। किसी को डाउट नहीं है ना भाई। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है वो वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए पढ़ा जाता है। किसके लिए, वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए। अच्छा बताइए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब उसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा या सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो बहुत डाइल्यूटेड है का मतलब क्या होगा भाई बताइए, सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगी, मतलब सॉल्वेंट का मोल ज्यादा होगा, सॉल्यूट का मोल कम होगा। मतलब एक अमाउंट बहुत ज्यादा है, दूसरी अमाउंट बहुत कम है, तो क्या उसके जो ज्यादा है, ज्यादा का रिस्पेक्ट में कम वाला को निगलेक्ट किया जा सकता है कि नहीं। जैसे भाई देखो तुम लोग बहुत बार ऐसा फिजिक्स में यूज कर रहा होगा कि x प्लस वाई है और हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू बहुत ज्यादा है y से, तो अगर x ज्यादा है तो y को निगलेक्ट करके क्या इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट x लिख देते हैं, लिख देते हैं कि नहीं। उसी प्रकार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसी प्रकार आपको ध्यान देना है। लिख सकते हैं इट इज वैलिड ओनली फॉर वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। किसके लिए भाई, वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं बताइए, Na और Nb में, जैसे मान लो मैं बात करूं तो Na है, देखिए यहां में है Na प्लस Nb, क्या ई अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिखा जा सकता है,
Na लिखा जा सकता है ना, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब Na की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन Nb। अगर Na बहुत ज्यादा Nb कम है तो क्या Nb को निगलेक्ट कर दो और Na की वैल्यू रहेगी। क्या आपका दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहा है क्या ऊपर से भी Nb को निगलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैंने बोला कि सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है और सॉल्यूट की अमाउंट कम है। अगर सॉल्यूट कम है तो क्या ऊपर से भी Nb को निगलेक्ट कर सकते हैं? नहीं। जब भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हैं या तो हमेशा एडिशन में या तो हमेशा सब्ट्रैक्शन में। जैसे मान लो भाई देखो 1,00,000 है और इसमें आपको कोई बोला जाएगा 0.001 में ऐड करो, तो तुम बोल सकते हैं कि इसके कंपेयर में ये नंबर बहुत छोटा होगा। क्या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी 1 का आगे कितना 0 भाई 5 इतना ही होगा। समझ पा रहे हैं क्या? अगर मैं बोलूं इसमें से माइनस करना है 0.0001 तो क्या तुम बोल सकते हैं कि ये नंबर बहुत छोटा है? क्या लगभग उसकी वैल्यू इतना ही होगा? बोलिए। क्या ये जो अप्रोक्सीमेशन है निगलेक्ट करने वाली बातें होती है, या तो वो प्लस में की जाती है या तो माइनस में, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो बहुत ही चेंजेस आएंगे। जैसे कि देखिए मान लो यहाँ में कितना जीरो था भाई 5, अब इसको तुमने मल्टीप्लाई किया 0.001 से। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब तुम बोलेगा इसके रिस्पेक्ट में इसको निगलेक्ट कर दिया जाए, नहीं करना है। अगर बताइए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी कि ना 10? पहले कितनी थी? 1,00,000। और 1,00,000 को जब ये नंबर बहुत छोटा नंबर से मल्टीप्लाई किया गया वैल्यू आ गया 10। तो बताओ क्या इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते थे? मैं बोलूं क्या क्या 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 0.0001 में इसको निगलेक्ट करके 1,00,000 बोलिए, क्या वो सही है गलत है? गलत है। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया वैल्यू में देखो कितना चेंजेस आ गया, 10 आ गया वैल्यू। तो हमेशा जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किस में? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो क्या ये डिवीजन है ना भाई, तो उस केस में यहां से एनबी को निगलेक्ट नहीं करना। लेकिन यहां में देखो ये दोनों ऐड हो रहा है ना, तो यहां से आप निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे होंगे? हाँ ठीक है, तो समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए हम लोग क्या यहां से किसको निगलेक्ट कर सकते हैं? एनबी को जीरो बना सकते हैं ना। क्योंकि क्यों ऐसा जीरो कर दिया? क्योंकि हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए होती है। तो बताइए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या यहां से हम लोग लिखा जा सकता है पी ए नॉट माइनस पी एस, पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा? एन बी बाई एन ए। ये तो एक फॉर्मूला हो गया भाई, और इसी को और सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। ये तो पहला फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए। बताइए मोल क्या होता है? मोल मास भाई, मोलिक्यूलर मास होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ ना, बोलो भाई, होता है ना ऐसा? हाँ, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू, बताइए एनबी को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हैं। क्या ये 4 नंबर है? क्या तुम लोग जानता होगा जब भी ए बी सी डी होती है तो 2 नंबर एज इट इज नीचे वाला ऊपर चला जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए बताइए ऊपर में क्या चला जाएगा? एम ए, और यहां में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए। तो बताइए पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो गया? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा जानना है कौन क्या है। अब थोड़ा सा क्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं? तो देखिए पी ए नॉट क्या है? पी ए नॉट, पी ए नॉट हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एन ए क्या है भाई? मोल ऑफ सॉल्यूट, और एन एन बी क्या है भाई? मोल ऑफ, मैंने गलत नहीं लिखा, तो एन बी को क्या लिखेंगे? एन ए मोल ऑफ सॉल्वेंट है, और एन बी मोल ऑफ, डब्ल्यू ए क्या है? डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब मास, एम मतलब मोलिकुलर मास है ना, तो मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू ए क्या है भाई? मास ऑफ, ए बोला गया सॉल्वेंट, और एम ए बोला जाएगा तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और एम बी क्या है?
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देखिए यहीं से हमको क्या निकालना है, ये जो एमबी होता है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही कैलकुलेट करा जाता है ना। बाकी सब कुछ वैल्यू दिया जाएगा और आपको कैलकुलेट करना है। मुझे लग रहा है कॉपी हो गया होगा। जल्दी से फॉर्मूला रटेंगे मेरे साथ में। क्या ये कॉपी हो गया? क्या सब कोई कॉपी कर लिया? चलिए इधर देखिए, क्या यहाँ पे कॉपी हो गई है? थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। पहला फॉर्मूला क्या है बताइए? मोल के टर्म्स में और मास के टर्म्स में पहला फॉर्मूला क्या है भाई? बोलो जल्दी से। पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू, बताइए क्या होता है? एन ए डिवाइड बाई एन बी। अच्छा दूसरा फॉर्मूला, पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं मैं? डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। फिर क्या हो जाएगा? ये एम ऊपर चला जाएगा, एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। क्या ये दो फॉर्मूला याद रहेगा? चलिए क्वेश्चन लिखिए फिर। व्हेन, क्या ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे? देखते हैं कौन स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, देखिए। व्हेन, अच्छा बताइए यहाँ में Na क्या है? Na किसका मोल? सॉल्वेंट का। जहां भी दिमाग में बैठाइए बी लिखा है तो सॉल्यूट होगा। तो लिखिए व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, when 1 mole of non-volatile solute is, when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in, when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 3 mole of volatile solvent, 3 mole of volatile solvent। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 3 mole of volatile solvent, find the value of, find the value of, find the value of PS divided by PA naught, PS divided by PA naught, find the value of PS divided by PA naught। टाइम भी खत्म हो गया, 2/3 है ना। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए भाई सोल्यूशन, फॉर्मूला क्या है भाई? PA naught माइनस PS डिवाइड बाई PA naught। क्या फॉर्मूला? XB था। XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। और बताइए क्या ये फॉर्मूला जो PA naught माइनस PS, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, PA naught और क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखा जा सकता है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल। सॉल्यूट का मोल कितना था? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग का क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा ऐसे लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, PA naught माइनस PS अपॉन PA naught की वैल्यू, इसका मोल है 1 और टोटल मोल कितना है? 4। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मैं लिख सकता हूं क्या? PA naught डिवाइड बाई PA naught माइनस PS अपॉन PA naught इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए यहां में हो जाएगा 1 माइनस PS डिवाइड बाई PA naught की वैल्यू 1/4, और इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू PS बाई PA naught, और यहाँ में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 4 माइनस 1, क्या PS अपॉन PA naught हो जाएगा? तो बताइए PS डिवाइड बाई PA naught इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?